नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारी जो व्याकरण की पीवाईक्यूज आधारित श्रृंखला चल रही थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हमने जो प्रकरण लिया है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें व्याकरण में इसकी सार्थकता ये है कि ये एक शब्द संपूर्ण वाक्य को समेट लेता है। जो पूरा वाक्य अर्थ देता है, वही एक वाक्य का छोटा सा अंश वह संपूर्ण अर्थ देता है। इसलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ है जो जितने भी वाक्य हैं उनका एक छोटा सा अंश के रूप में, द्योतक एक छोटे से अर्थ के रूप में, उस पूरे वाक्य को एक छोटे से शब्द में पूरा अर्थ समाहित होता है। इसलिए व्याकरण में इसे पढ़ा जाता है। अधिकाधिक जितने भी बड़े बड़े व्याकरण हुए हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता हुए हैं, वो सब इस प्रकार के शब्दों से गुजरे हैं, तब जाके उनकी भाषा सदी है, सुधरी है। तो इसलिए व्याकरण के अध्येता को विशेषकर इस प्रकार के प्रकरणों से गुजरना होता है। और हमारे लिए तो ये प्रश्न भी देता है, तो और एक समझ भी बनती है कि किस प्रकार के शब्दों के लिए कौन सा ऐसा एक संक्षिप्त और छोटा शब्द जो पूरा वाक्य को समेट रहा है, इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। तो आइए हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा प्रकरण है वाक्यांश के लिए एक शब्द, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के सार्थक शब्द। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल है, 5/4/2026, एकदम अद्यतन है। आज प्रश्नों की संख्या भी काफी है, तो हम जहां तक यथासंभव जहां जहां समझने का होगा वहां समझते जाएंगे, और बाकी जो जिसका अर्थ है उसको बताते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दीक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाले को क्या कहते हैं? दीक्षक कहते हैं। शिक्षा देने वाले को क्या कहते हैं? शिक्षा देने वाले को कहते हैं शिक्षक। उसी प्रकार दीक्षांत यानी दीक्षा का अंत या दीक्षा की समाप्ति, जैसे जिस प्रकार शिक्षा या दीक्षा की समाप्ति को क्या एक शब्द क्या कहेंगे? दीक्षांत। दीक्षित, दीक्षित का अर्थ है शिक्षा लेने वाला। आप इसको कर सकते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने वाला या शिक्षा लेने वाला, यहां देने वाला दीक्षक और लेने वाला दीक्षित। दाक्षिण्य का अर्थ है दक्षिण से संबंधित। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सार्थक उत्तर है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसने, जिसे जीत लिया गया हो, जीत लिया गया हो, इसका अर्थ होता है हारा हुआ, हारा हुआ यानी जिसे जीत लिया गया। और इसे हम एक शब्द में कहें तो कहते हैं विजित। क्या कहते हैं? विजित। विजित का विलोम होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। ठीक है, अब यहां देखते हैं कहां है विजित। विकल्प नंबर 2 में। विजय का अर्थ है विजय यानी जीत की एक स्थिति। विजेता का अर्थ है जीतने वाला व्यक्ति, और विजयी का अर्थ है जीत से संबंधी। लेकिन हमारा जो सही और सार्थक उत्तर दे रहा है वो विकल्प नंबर 2 है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है यानी सही है? एक ऐसा विकल्प है जो सही है और 3 ऐसे विकल्प हैं जो सही या संगत नहीं है। आओ देखते हैं कहां है। कामना पूरी करने वाला, काम्य। करुणा का भाव, कारुणिक। जिसका समय बीत चुका, बीत गया है, कालातीत। कुछ समय के बाद, कालचक्र। इसका अर्थ होता है समय या कालांतरित। कुछ समय बाद इसका अर्थ होता है कालांतरित, और समय का चक्र उसे कहते हैं काल चक्र। तो ये विकल्प तो नहीं होगा। हमारे लिए क्या चाहिए था? सही। करुणा का भाव होता है, उसके लिए शब्द मिलता है कारुण्य। क्या? कारुण्य यानी करुणा के भाव से। ठीक है, इससे आगे जैसे कामना करने वाला व्यक्ति को कहते हैं कामद, कामद। तो विकल्प 1 ठीक नहीं है, विकल्प 2 ठीक नहीं है, और विकल्प 4 ठीक नहीं है। तो विकल्प 3 सही और सटीक है, जिसका समय बीत गया यानी काल। समय का अर्थ क्या है? काल। काल का अर्थ हो गया समय, और अतीत का अर्थ होता है बीत गए, बीतना, यानी कि जिसका समय बीत गया है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर दे रहा है। जैसे जिसका समय बीत गया है, इतना लंबा वाक्य लिखने के का भी अर्थ वही है, और कालातीत का अर्थ भी वही है। कुछ समय के बाद या कालांतरित, उसका भी सेम और सही संक्षिप्त अर्थ वो का वो है। जैसे कामना पूरी करने वाला, इतना शब्द कहो या कामद। जैसे करुणा का भाव कहो या कारुण्य, सबका एक ही अर्थ है। इसलिए लंबे वाक्य नहीं लिखकर जो सधे हुए अच्छे व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, वो इस प्रकार के शब्दों का चयन करके अपनी शब्दावली को भी बढ़ाते हैं, और अपने लेख में भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अच्छा व्याकरण का ज्ञाता है या बनना चाहता है, वो इस प्रकार के शब्दों से जरूर गुजरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है? यहां क्या है? पिछले में क्या था?
3 नहीं थे, 1 सही था। यहां क्या है, 3 सही है और 1 गलत है। चलो देखते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुच्छा, ये तो ठीक बात है भाई। और अगर यहां आ जाता युद्ध करने का प्रबल इच्छुक, तो युच्छुक। आपको इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। छा आया है, यहां छा आएगा। इच्छुक आया है, यहां भी चुक आएगा। यानी कि जीने की तीव्र इच्छा, जिजीविषा, बिल्कुल सही और सटीक है। ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है, ना कि मुमुर्षा। क्या होगी? मुमुक्षा, ना कि मुमुर्षा। मुमुर्षा का अर्थ होता है एक प्रकार से मरने की इच्छा, ना कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां जीतने की इच्छा को जगिच्छा कहते हैं, जीतने की इच्छुक को जगिच्छु कहते हैं। चलो, इसलिए थोड़े प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। हम समझते चारों विकल्प हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक समय या एक टाइम पीरियड के साथ भी सोल्व करना होता है। आपको लग रहा है कि क्लास को लंबी कर दी जाए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। उतने ही प्रश्न करवाने हैं और साथ में उसी प्रकार से समझाना है। उसमें थोड़ा समय लेके समझेंगे, इसमें थोड़ा एक प्रकार से एक गति के साथ, यानी कि समझते हुए गति लेंगे और वहां रुककर आराम से इन चीजों को देखेंगे। बाकी अर्थ और शब्द में वही बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। रक्षा की गई हो, रक्षणीय नहीं, रक्षा से संबंधित होता है वो रक्षणीय होता है। रक्षा की गई हो यानी रक्षित। यहां क्या पूछा, पहले तो वो देख लेते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है? चलो आगे देखते हैं। योजना करने के योग्य, योज्य। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। और पूर्णिमा की रात, राका। बिल्कुल तीनों सही है और सटीक भी है। हमें क्या चाहिए था? हमें एक प्रकार से ऐसा चाहिए था जो रक्षित हो, रक्षा करने रक्षित, रक्षा की गई हो उसे रक्षित कहते हैं। रक्षणीय को क्या करते हैं? रक्षा करने योग्य। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। यहां तीनों के सही और सटीक अर्थ दे रखे हैं, तो हमें क्या चाहिए था? जो संगत नहीं है, तो संगत नहीं है वो है विकल्प नंबर 1। बाकी जैसे रंगमंच का पर्दा जिसे यवनिका कहते हैं, तो नेपथ्य किसे कहते हैं? नेपथ्य आप बताएंगे इसे कमेंट में। इसलिए कहता हूं, बाकी किसी भी प्रकार की कोई चीज हो ना हो, हमारे जुड़ने का माध्यम कमेंट है। मैं इस चीजों से समझता हूं कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितनी क्लास देख रहे हैं, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां और साथ साथ में ऐसे प्रश्न देता हूं जो वास्तविक रूप में गूढ़ है, या ऐसे हैं जो एक प्रकार से सदे हुए, जिसकी जानकारी एक अच्छे पढ़ने वाले या एक प्रकार से पढ़ाकू विद्यार्थी को ज्यादा होती है। इसलिए जैसे नेपथ्य, नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ इसी से जुड़ा हुआ है। अब आप कमेंट करके बताओगे कि नेपथ्य का अर्थ क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ। आगत यानी एक प्रकार से आया हुआ, ठीक है। अनुगत यानी जो पीछे पीछे चलता है। हाँ, कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं अनुगत। प्रत्यागत यानी लौट कर आया हुआ, बिल्कुल सही है। अभ्यागत यानी आया हुआ, या एक प्रकार से मेहमान को भी कहते हैं। लेकिन यहां जो जिस इसका सही और सटीक उत्तर है वो है प्रत्यागत, प्रति आगत यानी लौट कर आया हुआ। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा। प्रतियोगिता आदि में यानी कि एक प्रकार के होड़ की इच्छा, उसे क्या कहते हैं? ये कहा गया। वाक्यांश के लिए उपयुक्त एवं सार्थक शब्द है। यह भी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, लेटेस्ट और अद्यतन सवाल है 6/4/2026 को। सिरोधार्य, सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य, धारण करने योग्य, उसे क्या कहते हैं? सिरोधार्य। हमें क्या पूछा है? प्रतियोगिता में। ईर्ष्यालु, जो किसी से ईर्ष्या का भाव रखने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? ईर्ष्यालु। स्पर्धा, प्रतियोगिता यानी कि एक प्रकार से होड़, उस शब्द के लिए क्या होगा? स्पर्धा। होड़ करने वाले व्यक्ति को या उसकी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्धा। स्पृहणीय यानी जिसे जो छूने योग्य हो, इस प्रकार से स्पृह यानी छूना होता है, ये या चाहिए या इस जरूरत के अर्थ में होता है, यानी कि जो छूने योग्य हो।
तो विकल्प नंबर 4 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो कौन सा है? विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। जो एक प्रकार से प्रतियोगिता आदि किसी से होड़ लेने की इच्छा है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है? 3 संगत है, 1 असंगत है। इससे आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार के पूछ रहे हैं और कैसा पैटर्न चल रहा है, किस प्रकरण में कैसा पैटर्न चल रहा है, ये यहां से आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा है। जिसका अनादर या अपमान हुआ हो, अनादरित, बिल्कुल सही है। जो निष्फल ना हो, अमोघ। आगे बढ़ते हैं। जो बिगड़ा हुआ ना हो, अविकृत। स्वयं अपनी हत्या करने वाला। अब देखो विद्यार्थियों, ये सही है। क्यों? क्योंकि जिसका अनादर या अपमान किया जाता है उसे अनादरित कहते हैं। जो निष्फल ना हो, यानी जो खाली ना जाए, जैसे अमोघ शस्त्र, इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की। जो निष्फल ना हो, जिसका फल ना मिले, ऐसा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अमोघ। जैसे ए हट जाता है तो उसका जो निष्फल हो अर्थ ये बन जाएगा। इस प्रकार की शब्दों को आप सीखें। जैसे अविकृत, अविकृत यानी जो बिगड़ा हुआ नहीं हो, और जो बिगड़ा हुआ हो वो विकृत। ये एक साथ में 2 शब्द आपके तैयार हो गए। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या यानी स्वयं अपनी हत्या करना। अगर करना आता यहां तो सही था, लेकिन करने वाले का अर्थ है यहां, इसका अर्थ होगा आत्महंता। आत्महंता क्या होगा? आत्महंता। इसका सही जो होगा वो मेल होगा आत्महंता, यानी जो अपनी ही हत्या कर दे। अपने आप की हत्या करने वाले को कहते हैं आत्महत्या। अपने आप की हत्या करने वाले को नहीं कहते आत्महत्या, अपनी हत्या करना आत्महत्या, और स्वयं अपनी हत्या करने वाले को आत्महंता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां इसका विकल्प नंबर 4 सही और सटीक उत्तर होगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं यानी सही नहीं है? 3 में है, 1 में नहीं है। चलो देखते हैं कौन सा। जाना और आना, गमनागमन। गमन का अर्थ होता है जाना, और आगमन इसमें क्या है? जैसे संधि है। आप इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं, गमन धन आगमन। अब आप देखते हैं गमन का अर्थ जाना होता है, आगमन का अर्थ आना होता है। यहां क्या जाना और आना का अर्थ क्या लिखा हुआ है? गमनागमन, संधि करके दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है इसमें, तो ये तो सही है। अब देखो, गुणों का पारखी, गुणक, ठीक है, सही बात है। बड़ा पर्वत, गिरिराज। ग्रस्त का धर्म, गार्हस्थ्य, बिल्कुल सही है। ग्रस्त का धर्म गार्हस्थ्य होता है। यहां गमनागमन सही है, गुणक भी ठीक है। बड़ा पर्वत, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे गिरिराज दिया है तो सही दिया है। गिरिराज का अर्थ होता है पर्वतों में श्रेष्ठ या पर्वतों का राजा। एक प्रकार से इसका अगर सही अर्थ देखें तो पर्वतों में श्रेष्ठ या पर्वतों का राजा होगा। लेकिन बड़ा पर्वत यानी महाशैल, महापर्वत, ऐसा इसका शब्द आ सकता है। लेकिन गिरिराज का अर्थ होता है पर्वतों का राजा को राजा। जैसे गिरि का अर्थ होता है पर्वत और राज का अर्थ होता है राजा, तो पर्वतों का राजा के लिए जो सही और सार्थक शब्द होता वो गिरिराज होता। लेकिन यहां बड़ा पर्वत, इसके लिए महाशैल या महापर्वत ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आदि से अंत तक, अद्यतन। जीतने की इच्छा, जिगिच्छा। और पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। शीघ्र संतुष्ट होने वाला, आशुतोष। अब देखते हैं ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। पूछना चाह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प, यानी कि 3 संगत है, 1 असंगत है। अब हमें वही निकालना है जो संगत नहीं है। आदि से अंत तक, आद्योपांत कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? आद्योपांत। अद्यतन को कहते हैं आज तक, आज तक का, उसे कहते हैं अद्यतन। और आदि से अंत तक को कहते हैं आद्योपांत। तो पहला ही धरते ही हमें पहला विकल्प मिला है वो गलत मिला है, और हमें चाहिए क्या था? गलत ही चाहिए था। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। लेकिन हम चारों तक जाएंगे, देखेंगे तीनों सही है नहीं है। जीतने की इच्छा, जिगिच्छा, ये पहले भी आ चुका है। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। पाद का अर्थ क्या होता है? पैर। मस्तक का अर्थ क्या होता है? सिर। तो यहां ये विकल्प बिल्कुल सही है, आपाद मस्तक, पैर से सर तक। शीघ्र संतुष्ट होने वाला, शीघ्र जो संतुष्ट हो जाए वो आशु
तोष। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष का अर्थ होता है संतुष्ट। आशुतोष को कहते हैं शीघ्र संतुष्ट होने वाला। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे, हम पर्यायवाची पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है वो पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी दृष्टि मिली है और आपने वापस पर्यायवाची को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आशुतोष किसका पर्याय है। आप इसे जरूर बताएंगे कि ये आशुतोष शब्द है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। चलो आगे। इसका विकल्प नंबर 1 सही और सटीक उत्तर होगा। यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? हमें ये देखना, वह जो ध्यान लगाकर बैठा है वो तो ध्यान ही होगा। वाणी पर नियंत्रण रखने वाला वाग नियंत्री, ठीक है। वह जो बहुत सोच विचार कर बोलता है, इसको हम ये कह सकते हैं मितभाषी नहीं होके, मितभाषी तो वो होता है जो बिल्कुल कम बोलता है, इसे वाणी नियंत्रक कह सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने वाले को वाणी नियंत्र था। वह जो सोच विचार कर चलने वाला होता है, इसके लिए हम मितभाषी ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वह जो एक जगह टिक कर ना रहता हो। यहां हमें किसका चाहिए था? यायावर का। ये तो है नहीं, विकल्प नंबर 2 भी इसका नहीं है और 3 भी इसका नहीं है। जो एक जगह नहीं टिक कर चले उसको कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं? यायावर शब्द किसके लिए आता है? जो एक जगह टिक कर नहीं चले, जो घुमंतु हो, जो घुमक्कड़ हो, इस प्रकार के। परिवारजक, ये किसके लिए आता है? आप बताएंगे। इसका जो क्या शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द ये है, इसका वाक्य क्या होगा आप बताएंगे और फिर इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि परिवारजक का अर्थ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका विकल्प नंबर 4 सही और सटीक उत्तर था। ठीक, आगे। जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़े। क्षिप्र, क्षिप्र हस्त, क्षितिज और क्षिति। क्षिप्र का अर्थ होता है तेज, गति में जो तेज हो। क्षिप्र हस्त यानी जिसके हाथ चलने में तेज हो। लेकिन क्षितिज का अर्थ होता है क्षितिज, एक प्रकार से आकाश और पृथ्वी जहां मिले हुए प्रतीत हो। हम जब भी देखें और एक अंतिम छोर दिखाई देता है जहां आकाश और पृथ्वी अपने आप में मिले हुए दिखाई देते हैं, उसको कहा जाता है क्षितिज। इसी प्रकार एक अपन पर्यायवाची पढ़ रहे थे या ऐसा ही कहीं था जहां निशित आया था। आप निशित का अर्थ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि निशित का क्या अर्थ है। क्षिति, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ये एक प्रकार से पर्यायवाची के रूप में आया है। तो यहां जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द था वो था क्षितिज। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि 3 संगत है, 1 पुनः असंगत है। इसी प्रकार का सबको एक सा देखने वाला समदर्शी। जैसे समदर्शी माता पिताओं की जो भूमिका रहती है वो ज्यादातर अपने पुत्रों के प्रति समदर्शी होती है। ज्यादातर कहा है, ना कि सभी। लेकिन अगर हम समझने के दृष्टिकोण से देखें, माँ के अपने पुत्रों के प्रति, पिताजी की भी अपने पुत्रों के प्रति जो भाव होते हैं वो एक प्रकार से समानदर्शी। हम यहाँ इसका अर्थ यही है, सबको एक निगाह से देखने वाला। उसे क्या कहता है? कहते हैं अपन समदर्शी। उपकार को मानने वाला कृतघ्न नहीं होता, कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। तो हमें क्या चाहिए था? असंगत। असंगत हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। जो पहले हो चुका है, भूतपूर्व। बिल्कुल सही। भूत यानी जो बीत चुका है और पूर्व यानी पहले। पहले जो बीत चुका है, जो पहले हो चुका है, उसके लिए कौन सा शब्द एक सार्थक शब्द है? वो है भूतपूर्व। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। पवित्र आचरण वाले को क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताओगे। पवित्र आचरण वाला। कुछ शब्द मैं इसलिए छोड़ के जाता हूं कि आपकी एक्टिविटी मुझे पता चलती रहे कि आपको कितने तक आता है, कैसे आता है। ऐसे कोई शब्द नहीं देता जो नॉर्मल हो, जैसे नेपथ्य हो, आशुतोष हो। इनके बारे में आप अगर पढ़ते हैं कंटिन्यू तो इनका अर्थ आपको आना चाहिए। इसलिए कमेंट अपना एक जुड़ाव है, ये अपना एक माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। बाकी कुछ हो ना हो, हमें किसी चीज कोई परवाह नहीं है, लेकिन विद्यार्थी की क्या राय है वो मेरे तक आनी चाहिए। और मेरी वास्तविक रूप में पूंजी वही है। वहां अगर कमेंट आपके सही तरीके से आ रहे हैं तो मुझे ये एक आत्मसंतुष्ट होगी कि अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी मिले, और मुझे भी एक सुझाव मिलता रहेगा कि अब अपने को किस दिशा की ओर चलना चाहिए। और ये भी आप कमेंट बॉक्स में करें, बताएं कि अपन आगे किस प्रकार के सेशन आयोजित करें, कौन से ऐसे सेशन हैं जो हमारे लिए सार्थक हैं। ऐसा ही तक तो विशेष थे, हम उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन एक दिशा नहीं मिल रही है। तो ये कमेंट हमारी दिशा है। और कौन से जो टॉपिक या प्रकरण है उनको पहले लाएं, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं।
तो जितने जिस मात्रा में कमेंट आएंगे, जिसकी अधिक मात्रा में कमेंट आएंगे, उस पर हम विचार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कम आने वाले का नहीं करेंगे, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे ही वो जो अधिक मात्रा वाला काम पूरा होगा, जो कम कमेंट आए या एक प्रकार से भले एक ही आया हो, उस पर भी विचार करते हुए उसका भी एक प्रकार से निर्धारण किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प हैं, यानी कि वापस पुनः वही बात है, 3 क्या होंगे संगत, एक क्या होगा असंगत। जो पहले का हो अभूतपूर्व नहीं, जो पहले कभी ना हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले हो गया है उसे क्या कहते हैं भूतपूर्व। ये यहीं आ चुका है। पहले का हो वो भूतपूर्व या पुरातन, जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, बिल्कुल सही बात है। और जिसका निवारण किया जा सके निवार्य। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जा सके कष्ट साध्य, यानी कष्ट को साध कर किया जाता है। जैसे आज आपके अंदर कितनी भी समस्याएं आ रही है, आप उनसे जूझ कर आगे बढ़कर अगर सफलता प्राप्त करते हो तो वो आपके लिए क्या है कष्ट साध्य, यानी आपने संपूर्ण कष्टों को झेल कर उस सफलता को प्राप्त किया है, वो आपके लिए कष्ट साध्य थी। हो सकता है आपकी अलग अलग समस्याएं हो, फाइनेंशियल हो सकती है, आप एक प्रकार से पारिवारिक हो सकती है, दैहिक भौतिक कुछ भी हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन सभी से जूझ कर और उस लक्ष्य तक गए हो, तो वो क्या होगा कष्ट साध्य। जो आंख के सामने हो प्रत्यक्ष, प्रति यानी सामने, अक्ष, अक्ष यानी क्या होता है आंख, आंख, इसलिए जो आंख के सामने हो उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष। चलो आगे बढ़ते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जिगिस्सा, जिगिस्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए आया है? लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा रखने वाले को कहते हैं लिप्सा। क्या कहते हैं लिप्सा। जिगिस्सा, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं जिजीविसा। क्या कहते हैं जिजीविसा। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं जिगिस्सा। भोजन की इच्छा को क्या कहते हैं बुभुक्षा। क्या कहते हैं बुभुक्षा। यानी कि लाभ की इच्छा को लिप्सा, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं जिजीविसा, भोजन करने की इच्छा को या भोजन की इच्छा को क्या कहते हैं बुभुक्षा, लेकिन जीतने की इच्छा को कहते हैं जिगित्सा। यहां विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। यह भी लेटेस्ट सवाल है, 18/11/2024 पूछा गया स्कूल व्याख्याता का सवाल है। अनिश्चित जीवन, अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, यानी ऐसा जीवन जो एक प्रकार से निश्चित नहीं हो। उसकी एक प्रकार से यूं समझ लो कि उसकी जो वृत्ति है, यानी उसको जो कमाने का साधन है वो एक नहीं है, वो अलग 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 तरीके से रोज अन्य जगह से या एक जगह नहीं टिककर अलग अलग जगह से अपना जीविका को चलाने के लिए धनोपार्जन करता है या जीवन यापन करता है, उसको कहते हैं अनिश्चित वर्तिका। इसके लिए क्या होता है आकाशवर्ती। इसे क्या कहते हैं आकाशवर्ती। जो निश्चित नहीं हो उसको कहते हैं आकाशवर्ती, यानी उसका कहीं कोई टिकाव नहीं है। आकाशीय, आकाश से संबंधित, जैसे आकाशीय घटनाएं, जैसे ये अपन कहते हैं ना आकाशीय पिंड आए, यानी कि आकाश से संबंधित जो पिंड थे वो आए। आकाशचारी यानी आकाश में चलने वाले पक्षी वगैरह, और आकाशमुखी आकाश की ओर मुख करने वाला। तो यहां कोई विशेष नहीं थे। ये तीनों भी इसका सही और सटीक उत्तर नहीं दे रहे हैं। विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर दे रहे हैं। इसे अनिश्चित जीविका कहते हैं। बातों का अटक पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। इसका सीधा अर्थ होता है लाल बुझक्कड़, यानी जो बातों का अलग अलग एक प्रकार से अटकल पच्चू अर्थ लगाता है, मतलब निकालता, उसे कहते हैं लाल बुझक्कड़। बातुल यानी जो ज्यादा बात कर रहा है उसे बातुल कहा जाता है। चुगलखोर जो पीठ के पीछे बात करने वाले व्यक्ति के लिए आता है। और छिद्रान्वेषी जो हर किसी व्यक्ति में, हर किसी बात में कुछ ना कुछ कमी निकाले, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी सोच के साथ अन्वेषण करे, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। तो हमारा विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द
की दृष्टि में कौन सा विकल्प गलत है? वापस वही है, 31/5/2026 एकदम अद्यतन सवाल है। यही पूछा गया इसमें कि 3 सही है और एक जो सही नहीं है वो कौन सा है? जहां पहुंचना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। और यहां क्या कहा है? जहां पहुंचना पहुंचना कठिन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। जिसे करना कठिन हो, दुर्बोध। दुष्कर होता है, वो दुर्बोध नहीं होता। दुर्बोध होता है जिसे जानना या जिसका बोध करना कठिन हो, उसे दुर्बोध कहते हैं। इसका होगा दुष्कर। दुष्कर। विकल्प नंबर 3 गलत उत्तर है, इसलिए हमें यही देखना है। सही उत्तर तक जाने के लिए हम चारों विकल्पों तक जाते हैं, लेकिन हमारा विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर निकल गया है। लेकिन हम चौथे विकल्प तक जाकर देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य, यानी जहां जाया जा सके गम्य, जहां नहीं जाया जा सके वहां अगम्य, या जहां पहुंचा ना जा सके। यानी कि बाकी अन्य तीनों बिल्कुल सही है, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। विकल्प नंबर 3 जो सही नहीं है, इसका अर्थ होता है दुष्कर। और इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे दिया है दुर्बोध। जिसे हम आसानी से बोध नहीं कर सके, जिसे हम आसानी से नहीं समझ सके, उसे दुर्बोध कहा जाता है। जैसे ऐसे शब्दों को आप ऐसे करो, या तो आप कहो तो हम इस क्लास को लंबी कर लेते हैं, बस आपकी पढ़ने की इच्छाएं हैं तो बड़ी लंबी तरीके से, या फिर आप अगर मैं वर्बली बोल लेता हूं आप समझ जाते हो तो ठीक है। बोर्ड पे वर्क करना है तो ऐसे शब्दों को मैं, जैसे दुर बोध। दुर यानी जो एक प्रकार से नहीं, और बोध यानी जो आसानी से, हमारे बोध का अर्थ होता है समझ। बोध का अर्थ होता है समझ। तो जो आसानी से नहीं समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं। दुष्कर, दुष् यानी नहीं, दुष् यानी नहीं, कर यानी करना, जिसे हम आसानी से या कठिनाई से करते हैं उसे दुष्कर कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों का अर्थ ज्ञात करवाते हैं। फिर दुर्गम, दुर यानी नहीं, गम यानी जा सकें, तो सीधा अर्थ आ रहा है। अगर हमें दुर्गम, दुर यानी नहीं, गम यानी जाना होता है, जहां पहुंचना कठिन हो, तो हम सीधा इसका अर्थ निकाल सकते हैं। चलो, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृत यानी करना, ज्ञ यानी जानना। इस प्रकार से शब्दों का अर्थ निकालो। और अगर इस प्रकार के शब्दों का बोर्ड पे वर्क करने जाए तो एक सवाल कम से कम 10 मिनट लेता है, और फिर वो क्लासें लंबी हो जाती है। इसलिए मैं अधिकतम चीजें वर्बली बोल के बताने की कोशिश करता हूं। आप मित्रों ये नहीं समझे कि सर आप समझा नहीं रहे, समझा रहा हूं मैं, जितना यथासंभव हो सकता है उतना वर्बली कह देता हूं, जिससे क्या है हमारी क्लास का टाइम एक लिमिटेशन पे पूरा हो जाए। जब थ्योरी की क्लास चलेगी हम इसको विस्तार पूर्वक लेके, भले ही एक के इस प्रकार ऐसे समझो कि एक के भले ही कितने ही सेशन आयोजित करने पड़े, मान लो संज्ञा के मुझे 5 क्लासें लगानी पड़े, लेकिन वहां एक एक चीज को, एक एक प्रसंग को विस्तार पूर्वक और जोर देके समझाना होगा। आपका आप तक एक प्रकार से हृदयंगम करवाना जरूरी है। यहां तो ये है कि पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार हल किया जा सकता है और उनके अर्थ क्या है। जैसे इसका अर्थ बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया और इसका बता। इसके आगे अगर अपन जाएं तो ये प्रकरण है प्रत्यय का। ये सभी अगर हम तोड़ जोड़ करें, प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, इस प्रकार के शब्द हैं। ये उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, यहां प्रत्यय आ रहा है, यहां उपसर्ग आ रहा है, यहां उपसर्ग आ रहा है, यहां उपसर्ग आ रहा है। तो ये सब प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास और जितने भी शब्द हैं, विशेषण, सब संपूर्ण व्याकरण जब क्लियर होती है तब इस प्रकार के शब्दों को हल किया जा सकता है। अगर आपकी व्याकरण क्लियर नहीं है, मैं अगर कितना भी हल करवा दूं आपको समझ में नहीं है। यार जिसकी क्लियर है, मैं वर्बली बोल के समझा रहा हूं, उसको समझ में आता है। तो इसलिए जिस वक्त हम थ्योरी की क्लास चलाएंगे तब एक एक शब्द, एक एक आप समझ लो कि अक्षर से सभी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उनकी क्लासों की संख्या भी अधिक रखेंगे। अधिक का अर्थ है जानबूझकर नहीं रखेंगे, एक एक चीज को, जहां तक अगर संधि 2 क्लास में ही मेरे हिसाब से हो रही तो मैं 2 लूंगा, मेरे हिसाब से वही अगर 5 क्लास में हो रही तो मैं उसमें 5 क्लास दूंगा। लेकिन वहां एक एक शब्द को समझते हुए, एक एक अक्षर को अगले विद्यार्थी तक, यानी हमारे छोटे बड़े भाई बहन जितने भी है उनके हृदय तक पहुंचाना ही उद्देश्य रहेगा। यहां भी उद्देश्य यही है, लेकिन यहां हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है पीवाईक्यूज, और उन पीवाईक्यूज का हल, एक प्रकार से विश्लेषणात्मक हल। लेकिन अगर एक पीवाईक्यूज के साथ में हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सबको समझाने जाएंगे, उन सब शब्दों का एक साथ समझाएंगे, तो हर व्यक्ति को उतनी चीजें पकड़ में नहीं आएगी। तो यहां अगर किसी के समझ में आए हुए उसका भी वक्त जाया नहीं हो, और सीधा समझ ले कि ये नहीं हुआ तो कारण क्या है और अर्थ क्या है। और जिसको समझ में
एक प्रकार से आया हुआ है उनके लिए तो ये है, जिसको नहीं आया है फिर उसके लिए तो एक प्रकार से थ्योरी की क्लासेस चलाने या पहले उसको थ्योरी की क्लास देख के ही आना चाहिए, तब जाके ये होगा। नहीं तो अगर एक एक शब्द को लेने जाएं तो एक प्रश्न कम से कम 10 मिनट, और फिर इनमें जैसे प्रत्यय क्या है, इनके अर्थ क्या है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये ज्ञ का अर्थ क्या है, अनीय जैसे प्रत्यय चाहिए या योग्य की जोड़ में आता है तो कैसे आता है, क्यों आता है, उनसे मिले हुए शब्दों के बारे में दो चार बताएं, तब जाके वो पूरा मामला एक तब धारणात्मक रूप से ठीक हो पाता है। तो अवधारणा के लिए हम अलग क्लासें या अलग सेशन लेंगे। ये PYQs है, जहां आपको समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिए, मैं यथा संभव जितना मुझसे हो सकता है मैं हाथों हाथ उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आप चिंता नहीं करें, जहां कहीं समझ में नहीं आ रहा है या मैं समझाना भूल गया हूं, कुछ भी हो आप आराम से वहां कमेंट कर दीजिए। लगभग मैं चारों विकल्प तक जाता हूं, उनको वर्बली सब समझा देता हूं और वहां जाइए मैं उनका उत्तर दे दूंगा। और हमसे यानी कि मेरे से भी कहीं कोई भूल हो गई है और आप इस चीज को देख रहे हैं, आपको लगा कि सर से भूल हुई है, आप आराम से कमेंट कीजिए और वहां भी मैं आपको उसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ हम उस वक्त इस हिसाब से या इस लिहाज से उसको नहीं कर पाए थे या समझ नहीं पाए थे या जल्दबाजी में उत्तर गलत कर दिया था। तो ये अगर छोटी मोटी हम दोनों में कहीं भी कोई भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलो हम अपनी क्लास के उद्देश्य को पूरा करते हैं। यहां विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा देशद्रोही। कहते हैं भाई, ये तो सीधी बात है। बागी और विद्रोही वो होते हैं जो किसी स्थापित सत्ता के या ऐसे कुछ के खिलाफ आ जाएं, उन्हें कहते हैं बागी और विद्रोही। क्रांति विद्रोही यानी जहां कहीं अहिंसा सामाजिक तौर पे या इस प्रकार की या कोई क्रांति शुरुआत होगी, उसका विरोध करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं क्रांति विरोधी। तो यहां इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा? देशद्रोही। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित विकल्प नहीं है, यानी 3 है 1 नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा, बिल्कुल सही है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, बिल्कुल ठीक है। जो लोक से संबंधित हो उसे कहते हैं लौकिक या इहिलौकिक। देखो जैसे अपन समझाने जाएं ये लौकिक शब्द, अब इस लौकिक शब्द को आप समझे, ये लोक मूल शब्द है, लोक मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। अब ये एक प्रत्यय ने इसमें आदि वर्दी की है तो इस लो की मात्रा को डबल कर दिया है और क्या बना दिया? लौकिक बना दिया। अब हम यहां प्रत्यय के एक प्रसंग को देखें, अब इसमें इही लौकिक जोड़ते हैं फिर पारलौकिक जोड़ते हैं तो वहां उपसर्ग आ जाता है, इस लोक से परे आ जाए तो पारलोक हो जाएगा। तो वो कैसे आया उसके बारे में पूरी जानकारी दें, तब जाके आपको समझ में आता है कि इहलौकिक कैसे हुआ, पारलौकिक कैसे हुआ, लोक से लौकिक कैसे हुआ, इसकी मात्रा में आदि वर्दी कैसे हुई। ऐसे जैसे इंद्र से इक प्रत्यय जोड़ के ऐन्द्रिय कैसे बना, इसी प्रकार से जैसे इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ के ऐतिहासिक कैसे बना। सब शब्दों को अब ऐतिहासिक आ गया तो अब इसको छोड़ नहीं सकते, समझने के लिए तो पूरा एक प्रकार से। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि समझने की क्लास अपन अलग रखेंगे, उसको व्यवस्थित रखेंगे और उसी तरीके से समझते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम किसी प्रकार का एक हमारी क्लास में भी विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि ये तो PYQ बेस्ड क्लास है और यहां जब हम वर्बली जितना हो सके उतनी समझाने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक में इतिहास धन एक प्रत्यय जुड़ा है और इसी वजह से इसमें आदि वर्दी हुई है, कहीं हर्षवीकरण भी होता है, हमने इस बारे में चर्चा की थी, कहीं यथावत भी है। तो हम उसकी उसी प्रसंग में, जैसे प्रत्यय का प्रसंग है तो उसी प्रत्यय के प्रसंग में ही चर्चा करेंगे। तो इतिहास से जो संबंधित होता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे एक प्रत्यय ये संबंधित, संबंध का अर्थ बताने के लिए आता है। तो संबंध जैसे लोक से संबंधित होता है उसे लौकिक कहते हैं, यानी इस लोक से संबंधित। पारलौकिक यानी इस लोक से संबंधित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? पारलौकिक कहते हैं। तो यहां जैसे इतिहास, इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ के ऐतिहासिक बनाया गया, जो इतिहास से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। चलो इस लोक से संबंधित नहीं हो उसको क्या कहते हैं? पारलौकिक। इसके साथ में ऐसे अपोजिट वाक्यों को भी तैयार करते रहो तो अपने दो दो वाक्य एक साथ तैयार हो जाएंगे, दो दो वाक्यांश एक साथ तैयार हो जाएंगे। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। अब हमें क्या कहा? जो विकल्प ठीक नहीं है, विकल्प ठीक ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो लोक से संबंधित होता है उसे लौकिक कहते हैं, ना कि ऐतिहासिक। ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जो इतिहास से संबंधित हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने कुल का सबसे श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? कुलंगार नहीं, कुल का अंगार तो उसे कहते हैं जो कुल के लिए काम का नहीं है, ठीक है। कुलंजन जो कुल में जन्मा है। कुल कानी यानी कुल की मर्यादा, कानी का अर्थ होता है मर्यादा और कुल। यहां तक किसी भी प्रकार का कुल अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। कुल केतु, कुल का अर्थ होता है वंश, केतु का अर्थ होता है ध्वजा।
हम अगर सामान्य समझें, अब ऐसे समझना पड़ता है इन शब्दों को, तब जाके ये चीजें पकड़ में आती है। अंगार का अर्थ क्या है, कुलंजन का अर्थ क्या है, कहानी का अर्थ मर्यादा कैसे हुआ, फिर उसको जोड़ के अगर शब्द बनाए तो नए सार्थक शब्द बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं थ्योरी की क्लास अलग से चलाएंगे, तब इस प्रकार के शब्दों को एक थ्योरी के रूप में पूरा, जैसे मान लो हम वाक्यांश के लिए शब्द ले रहे हैं तो कै से संबंधित, ख से संबंधित, एक प्रकार से शब्दकोशी तरीके से ऐसे शुरू करेंगे, जितने भी ए के आएंगे उनको समझते जाएंगे, फिर कै ख, ऐसे करते करते अक्षर रह गया तक जितने भी शब्द हैं उनको अक्षर से लेंगे, और फिर वहां एक एक शब्द को, भले ही हमने आज 5 शब्द ही कवर किए हो, लेकिन उन 5 शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब यहां है तो इन शब्दों को, जैसे क आया, उस वक्त इन क से जनित जितने भी शब्द हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, उन सबको एक साथ में हम समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां सब पीवाईक्यूज बेस है तो अपन पीवाईक्यूज के तरीके से ही इसको लेंगे। अब जैसे कुल केतु, कुल का अर्थ होता है वंश, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, यानी वंश की ध्वज। एक आप सामान्य अर्थ लें इसको, वंश की ध्वज यानी श्रेष्ठता का अर्थ बोध करा रहा है। अगर आप इस प्रकार से शब्दों का अर्थ लेके समझोगे तो श्रेष्ठता का बोध करवा रहे, उसके लिए अपने कुल का, उसे अपन उसके कुल का सबसे श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कहेंगे। अब वंश की ध्वज कौन होगा, ध्वजा कौन होगा, जो श्रेष्ठ होगा वही होगा। ध्वजा किसका प्रतीक है, ध्वजा हम कहां धारण करते हैं, नीचे थोड़ी लगाते, उसको सबसे ऊपर, यानी ये कुल की ध्वज है। कुल की ध्वज को क्या कहेंगे, कुल, अपने कुल का सबसे श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति। विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। हमें क्या चाहिए था, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द इसका विकल्प नंबर 4। वाक्यांश हेतु दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प, यानी कि 3 क्या है, अनुपयुक्त है, 1 क्या है, उपयुक्त है। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, बड़ा चढ़ाकर कही गई बात को कटुक्ति नहीं कही। कटुक्ति किसे कहते हैं, जो कटु शब्दों में कही गई उक्ति को कटुक्ति कहते हैं। ठीक है। जो स्त्री कविता रचती है, विदुषी जो विद्वान होती है उसे कहते हैं, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कवित्री। क्या कहते हैं, कवित्री। चलो, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। व्याकरण क्या है, भाषा शास्त्र के नियम को कहते हैं व्याकरण, और व्याकरण किसे कहते हैं, जो इन नियमों का जानकार होता है। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। आगे देख लें, जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो अलभ्य है, यानी जो आसानी से नहीं मिले, जो कठिनाई से मिले उसे कहते हैं अलभ्य। हमें क्या चाहिए था, सही और सटीक उत्तर। ये अलभ्य का अर्थ ये नहीं होता जो कठिनाई से मिला, कठिनाई से मिलता उसे कहते हैं दुरस्तर, दुरस्तर, जो कठिनाई से मिला। अलभ्य यानी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। चलो, हमारा विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। जैसे, एक मिनट, यहां हम कटुक्ति के बारे में चर्चा की थी, लेकिन बड़ा चढ़ाकर कहने वाली को क्या कहते हैं, बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति, यानी बड़ा चढ़ाकर बात की जाए उसे अतिशयोक्ति कहेंगे। जो कटु शब्दों में बात की जाए उस उक्ति को कटुक्ति कहेंगे। जो स्त्री कविता का रचती है उसे विदुषी नहीं कहकर कहेंगे कवित्री, और जो स्त्री विद्वान है उसे कहेंगे विदुषी। जो व्याकरण का जानकार है वो व्याकरण है, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसे अलभ्य नहीं कहते हैं। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। एक मिनट, यहां हम दुरस्तर, जिसे कठिनाई से पार किया जाए उसे कहते हैं दुर्लभ्य। दुर्लभ्य, दुर्लभ्य को कहते हैं जो कठिनाई से प्राप्त हो या मिलता हो। अलभ्य जो प्राप्त नहीं हो, जो प्राप्त नहीं हो, बहुत कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ्य। या अब क्या है, दुर्लभ्य जैसे आसानी से नहीं प्राप्त किया जाए, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ्य कहते हैं। जो अलभ्य जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। दुरस्तर उसे कहते हैं जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सके। चलो, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, कभी हो जाए तो आप आराम से उसको कमेंट कर दीजिए। जो हमेशा रहने वाला हो, ठीक है, शाश्वत या निरंतर कह सकते हैं उसको। जो प्रारंभ से चला आ रहा है, शाश्वत या सनातन कह सकते हैं उसको। जो शीघ्र प्रश्न होने वाला हो वो आशुतोष। और हमें यहाँ क्या चाहिए था, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, ये शायद हमारे पहले आ चुका है और हम इसको पढ़ के आए हैं। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। चौथा क्या है,
चौथा है जो तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, यानी जो तत्व का जानकार। तो विकल्प 1, 2, 3, 4 सही नहीं है, विकल्प 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। आशुतोष का पर्याय क्या है? आप इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आशुतोष का पर्याय ये शब्द होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत, यानी कि 3 संगत है। सीधे चलो, कहीं कोई अपनी गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है, नॉन स्टॉप। 3 संगत है, एक असंगत नहीं है, उसको निकालो और आगे बढ़ो। वर्तमान समय से संबंध रखने वाला सामयिक, चलो आगे बढ़ते हैं। जो तर्क या प्रमाण से ना सिद्ध हो, अपरिमेय। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। जो खाने की इच्छा, उसे कहते हैं बुभुक्षा। खाने की इच्छुक होता है, उसे कहते हैं बुभुक्षु। या तो विकल्प नंबर 4 गलत है, बाकी एकदम सही और सटीक है। वर्तमान समय से सामयिक, जिसे तर्क या प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जाए, बिल्कुल सही, अपरिमेय। परिमेय होता तो तर्क या प्रमाण से सिद्ध करते, उसके लिए ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाता। जो अपनी इच्छा पर हो, ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर नहीं हो, अनैच्छिक। ऐसे याद कर लिया करो, कहीं किसी प्रकार की एक प्रकार से हमारा किंतु परंतु नहीं है। तीनों विकल्प सही है, चौथा विकल्प क्यों नहीं है? खाने की इच्छा बुभुक्षा और खाने का इच्छुक बुभुक्षुक। या इसी हिसाब से ऊ और आ को आप ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये तो चलो ठीक है, सरल है, चारों अलग अलग देके दे दिया। इच्छा, इच्छुक, ऐसे इस प्रकार के शब्द को मिक्स करके देते हैं, तब हमारे लिए कठिनाई हो जाती है। तो थोड़ा समझते हुए इन चीजों को याद करें। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे के लिए सार्थक शब्द, स्थित प्रज्ञ, यानी कि जिसकी जो मति है वो एक प्रकार से संतुलित है, स्थित है और किसी प्रकार की उसमें भ्रम नहीं है, उसको कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धि से अपनी जीविका चलाने वाले। एक तो होता है मेहनत जीवी, यानी अपनी मेहनत के साथ जीवन यापन करता है, उसे मेहनती कहते हैं अपन। लेकिन बुद्धिजीवी यानी अपने दिमाग से, अपने आपकी बुद्धि मेधा शक्ति से ही अपना जीवन चलाता, उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। हमें क्या कहा है? समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, यहां तक कहीं इस प्रकार का प्रश्न नहीं मिला। सुमति यानी जिसकी मति यानी बुद्धि अच्छी है, उसे कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। इसका अर्थ क्या है? समय पर जिसकी बुद्धि ठीक काम करे, बिल्कुल सही इसका अर्थ ये। जैसे मैं आपको थोड़ा इसका उदाहरण देके समझा देता हूं। जैसे आपको मैंने कोई भी सवाल पूछा, जैसे अपन पीछे ले रहे थे आशुतोष का पर्याय, आप सामने मेरे सामने बैठे हो और सीधा आपने उत्तर दे दिया उसका, एक पल बिना विचारे, क्योंकि आपकी बुद्धि ठीक ठाक तरीके से अच्छे से काम कर रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए जो जो समय पर उत्तर आ जाए याद, हाथों हाथ याद जाए, उसे प्रति उत्पन्न गति कहते, मति कहते हैं। तो जो समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, यानी जैसे ही प्रश्न पूछा उसका उत्तर निकल गया, जैसे ही उसने कोई प्रश्न का विचार किया, उसके मन में उसका उत्तर आ गया, वो एक प्रकार से प्रति उत्पन्न मति वाला व्यक्ति है। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त शब्द। अकस्मात या एकाएक के लिए घटित होने वाला उपयुक्त शब्द आकस्मिक होता है। आक्रामक, जो अचानक एक प्रकार से घटित नहीं हो, आक्रमण होता है, उसे आक्रामक तरीके से कहते हैं कि आक्रामक रूप में। अद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक। अधिभौतिक, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वाक्यांश के लिए एक शब्द में नहीं होकर उनका अर्थ बताना पड़ता है। आधिभौतिक का अर्थ होता है जैसे आदि और व्याधि, प्रकृति से जनित समस्याएं। भौतिक का अर्थ है एक प्रकार से, आदि का अर्थ होता है मानसिक समस्या और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो यहां भौतिक से यानी कि प्रकृति से जो संबंधित समस्या शरीर को होती है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। तो विकल्प 1, 2, 3 बिल्कुल सही नहीं है, विकल्प 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत है। एसआई टेलीकॉम पेपर 9/11/2025 को पूछा गया सवाल है। शीघ्र प्रश्न होने वाला उसे कहते हैं आशुतोष। ये हम काफी बार आ चुका है। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्भेद्य नहीं। जिसे भेदना कठिन हो, उसे दुर्भेद्य कहते हैं। पार करना कठिन हो, उसे दुरस्तर कहते हैं। ये शब्द हमें पहले आ चुका है। दुरस्तर यानी जिसे पार करना कठिन हो। दुर्भेद्य, जिसे भेदना कठिन हो, उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जिसे पल के गिराए जिसे बिना पल के गिराए देखना निर्निमेष। निमेष यानी पल के गिराए देखना, नहीं बिना पल के गिराए देखना निर्निमेष, यानी कि यहां तक ठीक है। अब हमें क्या देखना था? जो नहीं है। विकल्प 2 तो हमें मिल गया था, फिर भी हम अंतिम विकल्प तक जाते हैं। जो ममता से रहित हो, उसे क्या कहते हैं? निर्मम। जिसके अंदर ममता नहीं होती, उस व्यक्ति को कहते हैं निर्मम। अब आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं अगला सवाल।
जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं हम? अद्वितीय। और जिसके समान दूसरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। अद्भुत, जो दिखने में सामान्य नहीं हो। असाधारण, जो भी दिखने में सामान्य नहीं हो। अनादि, जो आदि काल से चलता आ रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सीधा समझ सकते हैं। और यहां जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए विकल्प नंबर 4 सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है, यानी कि 3 है, 1 नहीं है। कुछ प्रसंग जैसे विद्यार्थियों, तैयारी के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके पढ़ने का तरीका, अगर आप बार बार तमाम कोशिशों के बावजूद 4-5 नंबर के गैप से पीछे रह रहे हैं, नजदीक जाकर पीछे रह रहे हैं, या आपके मन में एक टीस है कि मेरा पेपर सही नहीं हुआ है, या अभी तक मैं वो प्रदर्शन नहीं कर पाया हूं, इसकी वजह से पीछे रहा, तो आप जब भी एग्जाम हो जाए उसके बाद आत्ममंथन करें कि कारण क्या रहे। अपने आप से संवाद करें। कहीं किसी और को बताने के लिए या एक प्रकार से बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने आप से आत्ममंथन करें। आपको उसका जवाब वहीं अपने मन में मिल जाएगा कि मेरे से गलती कहां हुई, और दूसरी बार उसको वापस वहीं से सुधार करें। बार बार वापस वही गलती नहीं दोहराएं। हो सकता है आपकी पढ़ाई के तरीके में गलती हो सकता है आपका कंटेंट, जो विषय वस्तु है, वो ठीक नहीं थी। ये भी हो सकता है कि आपने जो कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी रखनी थी, वो तरीके से नहीं रख पाए, और फिर आप पर्दे पे पर्दा डाल के अपनी असफलता को दूसरे तरीकों पे डालते हो। इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, और अपनी मेहनत, अपना तरीका और अपने हिसाब से आप आगे नहीं बढ़े। इसलिए जब भी इस प्रकार की असफलता हाथ लगे तो अपने आप में आत्ममंथन जरूर करें, क्योंकि मैं पूर्णतः इस चीजों को जानता हूं। हर एक गतिविधियों के बारे में जानता हूं कि एक विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार की निराशाएं होती है, और एक अच्छा सुव्यवस्थित विद्यार्थी उस निराशा में ही अपनी आशाएं खोज लेता है। तो आपको ज्यादा निराशित नहीं होना है। एक प्रकार से जहां जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका अगर नेचर सेट है, आपकी पढ़ाई और आपकी जो एक प्रकार से जो सीखी हुई चीजें हैं वो उसके अनुकूल ठीक बैठ रही कि नहीं बैठ रही है, या आप मान लीजिए आर्ट स्ट्रीम के हैं और आपने जो फील्ड चुना है वहां सब प्रकार के मिक्स हैं, और इस वजह से आप बाहर हो रहे हैं। सब प्रकार से मिक्स करते हैं वहां एक प्रकार से साइंस का भी पोर्शन पूछा जा रहा है, मैथ्स का भी पोर्शन पूछा जा रहा है, या कुछ टॉपिक कॉमर्स के भी है और हम आर्ट्स के हैं, तो हमें उसी हिसाब से, उसी लिहाज से अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए एक तो चयन करना चाहिए कि हम किसकी तैयारी करें। उसके बाद अगर हम 2-5 नंबर से असफल हो रहे हैं तो फिर वापस पुनः अपने आप से संवाद करें। दूसरे से संवाद करने से वो हल नहीं निकलेगा जो आप खुद से करोगे, और दूसरे से भी आप गिने चुने व्यक्तियों से संवाद करें। हर किसी को किसी प्रकार का जवाब नहीं दें, वह जवाब अपने लिए प्रश्न बन के आता है ना कि। तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, रिजल्ट पर ध्यान दें, रिएक्ट पे नहीं। कोई कुछ कहे अपने को वहां कहीं ध्यान नहीं देना। कारण क्या रहा जो हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, उस पर खुद से आत्ममंथन करें। खुद से आत्ममंथन करने के बाद आपको उसका हल मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी से बताना चाहिए, मन अंदर से भर गया, तो अपने अजीज से अजीज 2-4 मित्र, ज्यादा मित्रों की संख्या अजीज नहीं होती, अजीज मित्र 1-2 ही होते हैं, उनसे बताइए और अपने आप में आगे बढ़िए। फिर आपको कारण भी मिल जाएगा, समस्या का समाधान भी हो जाएगा, और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं 101% कहता हूं कि अगर आप इस प्रकार से चलेंगे, आपको पता चल जाए कि दिशा ठीक नहीं थी, या क्या विषय वस्तु ठीक नहीं थी, तरीका ठीक नहीं था, या कुछ कारण जो अपने आप की कमियों की वजह से मैं अपने जीवन में कोताही बरती, उस वजह से, या पढ़ाई के दौरान कोताही बरती, उस वजह से मैं सिलेक्शन से वंचित हुआ, तब आप दूसरी बार तैयारी करो। इन सब चीजों को अपने अंदर से निकालो, ये सब गतिविधियां अपने अंदर से निकाल के पुनः उस पर लगाओ। उसी डायरेक्शन, उसी तरीके से नहीं, नए तरीके से, नए जोश के साथ में। असफलता एक प्रकार से आपको सिखाने के लिए आती है। ये उस परिणाम को या उस लक्ष्य को पाने का तरीका नहीं है, इसका तरीका दूसरा है। फिर आप दूसरे एंगल से करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं, वो तरीका ठीक नहीं था और ये तरीका ठीक है। तब आप कहीं आगे जाकर बोलने के भी हकदार होते हैं। आपको पता होता है कि ये अगर मैं असफल हुआ तो कारण ये था, और सफल हुआ तो कारण ये है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी चूक हुई है तो उसे खुद से आत्ममंथन करें, किसी और के साथ साझा नहीं करें, और किसी भी समस्या का, असफलता का किसी दूसरे पर नहीं डालें। ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। जितने ज्यादा जवाब दोगे उतनी ज्यादा उलझन पैदा होगी। जितने कम जवाब और खुद से संवाद करोगे उतनी ज्यादा सहूलियत होगी, उतने ज्यादा सुलझे हुए इंसान बनोगे और उतने जल्द सफल हो जाओगे। चलिए, ये थोड़ा हम इतर जाके इसलिए बात की थी
कि मुझे ऐसा लगा कि कई सारे विद्यार्थी इस प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं, जो खुद से मंथन नहीं करते और दूसरों पे डालते हैं या दूसरों से ज्यादा चर्चा करते हैं। अच्छे और सधे हुए विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। भले ही ये रास्ता ठीक नहीं था, यहां से अपनाओ, यहां से जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए अपने को वही चीज अपनानी है, वही तरीका अपनाना है जो वहां तक जा पहुंचे। पहले रास्ते से अगर नहीं जा पाए, दूसरा रास्ता अपनाओ, लेकिन छोड़ के जाने वाले अपने को नहीं बनना, रण छोड़ नहीं बनना है। चलो अपने प्रसंग पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द सही नहीं है, यही देखना है अपने को। लौट कर पीछे आना, प्रावर्त ठीक है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, अन्योन अन्योनाश्रित। रास्ते में खर्च के लिए रखा धन, पाथे। अपने स्थान से हटने वाला, न हटने वाला, सॉरी, अच्युत। चलो, लौट कर पीछे आना, प्रावर्त ठीक है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले को कहते हैं प्राश्रित। प्राश्रित कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राश्रित, प्राश्रित, ना कि अन्योन आश्रित। अन्योन आश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित रहना, एक दूसरे पर, दूसरे पर आश्रित रहना, उसे कहते हैं अन्योन आश्रित। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा प्राश्रित, और हमारे इस प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। और रास्ते में खर्च करने के लिए रखा गया धन को भी पाथ्य कहते हैं और भोजन को भी पाथ्य कहते हैं। अगर धन आए तो भी एक बात है, भोजन आए तो भी एक बात है। अपने स्थान से न हटने वाला व्यक्ति अच्युत कहलाता है और लौट कर पीछे आना प्रावर्त कहलाता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलो विद्यार्थियों, आज के सवाल पूरे हुए और आज की क्लास भी यहां समाप्त हुई। अब आप, मैं कमेंट 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 इसलिए कहता हूं विद्यार्थियों कि अपने को एक दिशा मिलती रहे, हम किस लिहाज से किस तरीके से आगे बढ़े। तो आपको जो भी अच्छा लगा हो, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, मस्त रहिए और हंसते हुए खिलखिलाते हुए पढ़ते रहिए।